नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार चुनने के मकसद से बैठक हुई दिल्ली में। बैठक बुलाई थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, लेकिन ममता बनर्जी का जैसा अपमान हुआ इस बैठक में, मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्षी नेता का पिछले कई दशकों में इतनी बड़ी बैठक में इस तरह का अपमान हुआ होगा। इस बात को पता नहीं ममता बनर्जी ने ठीक से समझा या नहीं, उनके करीबियों ने इसको ठीक से समझा या नहीं, लेकिन आप मानकर चलिए कि ममता बनर्जी को जिस तरह से बाकी विपक्षी दलों ने स्नब किया है, झिड़का है, वो ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है कि ये पहला अनुभव है इस तरह का। उसके बारे में बात करूं उससे पहले बैठक में क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। बैठक के लिए ममता बनर्जी ने बुलाया था 22 पार्टियों को, 18 पार्टियां इसमें शामिल हुई। जो पार्टियां शामिल नहीं हुई उसमें, जिनको बुलाया था और शामिल नहीं हुई उनमें बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की पार्टी, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, और चौथी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये 4 पार्टियां नहीं आई, इनके कोई नुमाइंदे भी नहीं आए। 8 मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, जिनमें से ममता बनर्जी खुद शामिल थी, जिनमें बाकी 7 में से कोई नहीं आया। तो आप देखिए बुलाया किसको किसको था। पहला एमके स्टालिन, दूसरा के चंद्रशेखर राव, तीसरा नवीन पटनायक, चौथा उद्धव ठाकरे, 5वें हेमंत सोरेन, 6ठे अरविंद केजरीवाल, 7वें भगवंत सिंह मान और 8वें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। इन 7 में से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्षी एकता का ये प्रयास कितना गंभीर था, एक बात। दूसरा, सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टी जिसका एक राज्य में जो है राज बचा है, बाकी पूरे देश से समाप्त हो गई है, जिसके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उन्होंने भी सीताराम येचुरी सीपीएम के और डी राजा सीपीआई के, उन्होंने कहा कि हम कोई वरिष्ठ नेता नहीं जाएगा, हम प्रतिनिधि भेजेंगे अपना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गंभीर थी ये बैठक। कांग्रेस की मजबूरी थी। कांग्रेस इस समय हाशिए पर है, कोने में खड़ी हुई है, हर तरफ से पिट रही है, जनता से भी पिट रही है, मीडिया में भी पिट रही है, सड़क पर भी पिट रही है, जांच एजेंसियों के सामने भी पिट रही है। तो कांग्रेस जो है एक पिटी हुई पार्टी है जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है। तो इस बैठक में कांग्रेस को आना था, इसके बावजूद आई कांग्रेस और 3 नेता आए, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये तीनों नेता आए, बैठक में शामिल हुए। इनमें से किसी ने ये कहने की भी हिम्मत नहीं की कि विपक्ष के जितने दल हैं उनमें एकमात्र राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी दल है। इसके बावजूद इनिशिएटिव कोई और क्यों ले रहा है, जबकि इसकी शुरुआत सबसे पहले सोनिया गांधी ने की विपक्षी दल के नेताओं से। लेकिन कांग्रेस की हालत का अंदाज़ा लगाइए, कांग्रेस के मनोबल का अंदाज़ा लगाइए कि ये कहने की भी हिम्मत नहीं हुई इन विपक्षी दलों की बैठक में। और आप देखिए एक राज्य में, सिर्फ एक राज्य में सरकार चलाने वाले डीएमके ने बोला, डीएमके के टीआर बालू ने ऐतराज़ जाहिर किया। और वही कह रहा हूँ मैं कि ममता बनर्जी का इस तरह का अपमान पहले नहीं हुआ होगा कभी शायद। टीआर बालू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है कि एक ही पार्टी जो है, वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जबरन का, जबरन इनिशिएटिव ले रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक किस तारीख को होगी, किस जगह पर होगी, कितने बजे होगी, तो डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों एक पार्टी ने अपने आप तय कर दिया। सिर्फ 3 दिन का समय दिया बाकी पार्टियों को तैयारी के लिए। उन्होंने इस पर एतराज़ जाहिर किया। यहाँ तक तो बात शायद चल जाती, लेकिन उसके बाद जो किया, दरअसल ममता बनर्जी की योजना क्या थी। ममता बनर्जी की इस बैठक को बुलाने के पीछे जो मंशा थी, जो योजना थी, वो ये कि इस मंच का उपयोग किया जाए बीजेपी के खिलाफ
अपना अभियान पुख्ता करने के लिए, अपना अभियान आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पहले से 3 पेज का रेजोल्यूशन तैयार करके लाई थी। इस पर एतराज़ किया लेफ्ट ने भी, इस पर एतराज़ किया डीएमके ने भी। कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसका ड्राफ्ट सभी दलों के नेताओं को सर्कुलेट होना चाहिए था, लोगों को इसको पढ़ने का मौका मिलता, इसमें सुझाव देने का मौका मिलता, तब ये ड्राफ्ट जो है वो फिर पेश किया जाना चाहिए था पास करने के लिए। ये प्रस्ताव कैसे पास हो सकता है? अब आप देखिए, लगातार ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए उन सब पर सवाल उठाया गया। ममता बनर्जी ने ये जो रेजोल्यूशन पेश किया, इसको उसी तरह से पास करने से पार्टियों ने मना कर दिया। ये बात अलग है कि ये मुद्दा सिर्फ डीएमके और लेफ्ट ने उठाया, और डीएमके के टीआर बालू ने कहा कि इसकी बजाय हम एक छोटा सा रेजोल्यूशन पास करें, और वही छोटा सा रेजोल्यूशन पास हुआ। ये 3 पन्ने का जो रेजोल्यूशन बना है, इसके लेखक, निर्माता, निर्देशक जो है वो यशवंत सिन्हा और सुधींद्र कुलकर्णी। यही 2 लोग हैं 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भट्ठा बिठाने में, जो कैंपेन था, पॉलिटिकल कैंपेन था, उसको डीरेल करने में इन 2 लोगों का बड़ा हाथ था। तो ये 2 लोग अब ममता बनर्जी के साथ लगे हैं। ममता बनर्जी की नज़र में यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हो सकते थे, लेकिन कोलकाता से दिल्ली आते आते उनको समझ में आ गया कि यशवंत सिन्हा का नाम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने पहला दांव खेला, सबसे पहले नाम लिया शरद पवार का। उनको पता था कि शरद पवार पहले ही मना कर चुके हैं, अपनी पार्टी की बैठक में वो तय कर चुके हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। फिर भी उनका नाम लिया तो बाकी पार्टियां विरोध कैसे कर सकती थी? सबने कहा, शरद पवार ने वहीं मना कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शरद पवार ने बैठक में सारे विपक्षी दलों के नेताओं के, जो उस बैठक में शामिल थे 18 पार्टियों के नेता, उनको बताया कि कैसे जो इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसमें बीजेपी और एनडीए का बहुमत है, उनके साथियों का बहुमत है। इसलिए ये उन्होंने इन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन सीधे सीधे कहा ये हारी हुई लड़ाई है, इसको जीतने का कोई प्रश्न नहीं है। और बीजू जनता दल के ना आने से, टीआरएस के ना आने से, और वाईआरसीपी को तो बुलाया ही नहीं था, जगन मोहन रेड्डी को। तो जब तक बीजेडी और वाईआरसीपी बीजेपी के खेमे से टूटकर इधर नहीं आते, तब तक लड़ाई का भी कोई प्रश्न नहीं है। ये जो लड़ाई होगी, जो मुकाबला होगा, वो सिर्फ प्रतीकात्मक होगा, वो कोई सीरियस लड़ाई नहीं होने वाली है। दूसरी बात, जब शरद पवार का नाम रिजेक्ट हो गया तो कांग्रेस से पूछा गया, कांग्रेस ने कहा कि हमारे मन में ऐसा कोई नाम नहीं है। आप कांग्रेस की दुर्दशा देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल वो कह रहा है कि हमारे पास कोई नाम ही नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए। क्यों? उनको मालूम है कि अगर उन्होंने नाम दिया तो उसका तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा तो छोड़िए, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर बैठक में कांग्रेस पार्टी कोई नाम सुझाए और उसको बाकी पार्टियां रिजेक्ट कर दें, तो आप सोचिए कि उसका क्या परिणाम होगा। तो इसलिए कांग्रेस ने जो है नाम न देना बेहतर समझा। दूसरा, कांग्रेस को पता है कि टीआरएस और वाईआरसीपी और कुछ हद तक बीजू जनता दल, ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसे किसी भी विपक्षी खेमेबंदी में शामिल नहीं होंगी जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही हो या जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही हो। तो इसलिए कांग्रेस ने अपना जो स्वाभाविक दावा था सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते, उसको छोड़ दिया, कांग्रेस पीछे हट गई। तो कांग्रेस के इस पीछे हटने का, और ये जानते हुए कि कांग्रेस जिस परिस्थिति में है उसमें वो पीछे ही हटेगी, ममता बनर्जी ने इस मौके का इस्तेमाल करना चाहा। शरद पवार का नाम जब हो गया कि शरद पवार को मंजूर नहीं है, तो ममता बनर्जी ने 2 नाम और दिए, गोपाल कृष्ण गांधी का और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला तो आए नहीं थे, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला आए थे। उन्होंने बैठक में ही कह दिया कि उनके पिता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ईडी का सम्मन उनको भी गया था, ईडी पूछताछ उनसे भी कर चुकी है और मामला अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। वहाँ जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट संघ और उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के घोटाले में उनकी जांच चल रही है।
ऐसे व्यक्ति को ममता बनर्जी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार है। आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष के लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। आप करप्ट हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप हमारे साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके करप्शन की ओर से हम आंख मूंद लेंगे, क्योंकि हमको भी करप्शन करना है, हमको भी भ्रष्टाचार करना है। और जब भ्रष्टाचार में फंसेंगे, जांच एजेंसियां जब जांच शुरू करेंगी, तो हम समवेत स्वर में एक साथ मिलकर, जैसे सियार मिलकर हुआ करते हैं, उस तरह से शोर मचाएंगे कि देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमारे खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो जमावड़ा है, ये भ्रष्टों का जमावड़ा है। इनमें से ज़्यादातर, कोई एक आध को छोड़ दीजिए, अभी तक मैं जब छोड़ने की बात करता था तो उसमें लेफ्ट पार्टीज़ के नेताओं का नाम लेता था, अब वो भी नहीं ले सकते। पिनराई विजयन जिस तरह से गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हैं और फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, उसके बाद ये भी नहीं कह सकते कि लेफ्ट का कोई नेता जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त है। तो ये भ्रष्टों का सम्मेलन था, जिसमें सब भ्रष्ट मिलकर एक भ्रष्ट को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे। पहले शरद पवार और फिर उसके बाद नाम आया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। गोपाल कृष्ण गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी प्रीमेच्योर है इसके बारे में कोई टिप्पणी करना, क्योंकि अभी अंतिम फैसला हुआ नहीं है। तय हुआ कि एक हफ्ते बाद फिर से बैठक होगी और उसमें नाम जो है फाइनल होगा। तो ये जो सारी कवायद थी ममता बनर्जी की, वो राष्ट्रपति चुनाव से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। ममता बनर्जी 2024 की तैयारी कर रही हैं। उनको किसी तरह से विपक्ष का नेतृत्व हासिल करना है। राष्ट्रीय स्तर पर वो मोदी का चैलेंजर बनना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने आनंद फानंद में ये बैठक बुलाई है, ये इनिशिएटिव लिया। जिनको बुला रही हैं, बैठक से पहले उनसे सलाह मशविरा नहीं किया कि कब आप खाली हैं, कब आ सकते हैं, सबकी सुविधा देखकर कोई एक तारीख तय करें। उन्होंने कहा इससे पहले कि कांग्रेस इनिशिएटिव ले, इससे पहले कि कोई और पार्टी ले, उनको डर तो केसीआर का भी था कि इससे पहले कि केसीआर जो है इनिशिएटिव ले या आम आदमी पार्टी इनिशिएटिव ले, उन्होंने तय किया कि जल्दी से जल्दी जो है वो तारीख की घोषणा कर दो बैठक की। तो विपक्षी एकता के लिहाज में इन पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। ममता बनर्जी का जो पूरा प्लान था वो फेल हो गया। विपक्षी दलों ने एक तरह से अघोषित रूप से स्नब कर दिया, झिड़क दिया, उनका अपमान किया कि आप इस गलतफहमी में न रहिए कि आप विपक्षी दलों का नेतृत्व कर सकती हैं। ये है इस बैठक का नतीजा। ममता बनर्जी को अगर समझदार होंगी, हालांकि राजनीति में ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं होती है। राजनीति में बहुत से लोगों को लगता है कि सफलता के लिए आपकी चमड़ी बहुत मोटी होनी चाहिए, मान अपमान इन बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ममता बनर्जी इनमें इस तरह की बनी है कि नहीं, वो उनके अगले कदम से पता चलेगा। लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि इस बैठक के जरिए ममता बनर्जी जो लक्ष्य साधना चाहती थी उसमें पूरी तरह से विफल रही हैं। उनकी जो योजना थी, वो प्रस्ताव जो 3 पन्ने का था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को गालियाँ थी, उसकी निंदा भर्त्सना आलोचना थी। वो मंच नहीं था सरकार की आलोचना का, सरकार के विरोध का, वो मंच था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने का। लेकिन उसका फ़ायदा उठाना चाहा ममता बनर्जी ने, जो नहीं उठा पाई। कांग्रेस तो इतनी पिटी हुई हालत में है कि पहले ही अपना जो है हथियार डाल चुकी है। ममता बनर्जी क्या करेंगी? केसीआर इस बैठक में आए नहीं, उन्होंने बता दिया कि जहां कांग्रेस रहेगी वहां वो नहीं रहेंगे। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव का नतीजा तो पहले से घोषित है। जो नहीं घोषित है वो राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो तो अब आप कह सकते हैं कि ये अगले राष्ट्रपति होंगे भारत के। तो ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में सबसे ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी का ही हुआ। इसी को कहते हैं चौबे जी छब्बे बनने के फेर में दुबे बन गए। तो वही हाल ममता बनर्जी का हुआ।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।